हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे मैं एसएसटी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 60 और 60 में से आपको 30 सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 60 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो साथियों, आपकी तैयारी चेक करने का ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को पूरा ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए भाई, मिलान कीजिए और नीचे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम सबसे पहले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तोमर है वो आपका जाएगा आरंभिक 12वीं शताब्दी, यानी पहले का तीसरा जाएगा। और उसके बाद अनंगपाल, ये आपका जाएगा 1130 से 1145 में। और उसके बाद चौहान चौहान आपका जाएगा 1165 से 1192 में। और पृथ्वीराज चौहान आपका जाएगा 1175 से 1192 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते हैं। व्यापारियों की बस्तियों को उर कहते हैं, कि कुलीनों की बस्तियों को उर कहते हैं, कि खेतिहरों की बस्तियों को उर कहते हैं, कि शिल्पकारों की बस्तियों को उर कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए। तो साथियों, प्राचीन तमिलनाडु में खेतिहरों की बस्तियों को जो है उर कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसमें जो है आपको मिलान करना है, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में आपको मिलान करना है। तो चलिए भाई मिलान करिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्रुखसियर है वो आपका हो जाएगा 1713 से 1719 में, यानी पहले का जो है आपका हो जाएगा दूसरे में। उसके बाद आपका शाह आलम द्वितीय, ये आपका 1759 से 1816 यानी पहले में चला जाएगा। उसके बाद अहमद शाह, ये आपका 1748 से 1754 में जाएगा। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, ये आपका जाएगा 1754 से 1759 में। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है। उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है तो सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, यानी यहाँ पर सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होगा। यानी कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभंग, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए भाई ए बी को पढ़ते हैं और नीचे फिर उपयुक्त विकल्प का हम चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ए में कि 13वीं
से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। और बी में दिया गया है, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए, कौन सही सुमेलित है आपको बताना होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर बख्शी सैनिक वेतना अधिकारी, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, और आपका कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, यानी ABD यहाँ पर सही है। तो ABD किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेवड़, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो AB को पढ़ना है और फिर हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संसार के नए तरीकों जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। यहाँ पर A और B दोनों सही है और B A की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, हमें A और R को पढ़ना है और फिर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। A में दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। और R दिया गया है, डॉक्टर BR अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A और R दोनों सही है, और लेकिन R सही व्याख्या नहीं है A की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर A और R को आपको पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए A में क्या दिया गया है, EV रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। और कारण R दिया गया है, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है, और R A की सही व्याख्या करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तो किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, और उसके बाद यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। और तीसरे में दिया गया, इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा को पढ़िए और बताइए कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा ये जो है सही नहीं है। बाकी इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही नहीं है, क्योंकि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अपशब्द आंदोलन था, ये सही नहीं है। बाकी मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, ये और ये
यहाँ पर सही नहीं है। तो सॉरी, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए केवल दूसरा जो है सही नहीं है, बाकी ये सही है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, और बी दिया गया भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो चलिए बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए गलत है लेकिन बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कितने युग्म सही सुमेलित हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर केवल 2 जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट ये सही है, और नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट ये सही है। बाकी शनि जो है 10 घंटे 40 मिनट होता है, यहाँ पर 25 घंटे 40 मिनट दिया गया है। और मंगल जो है 1 दिन होता है, यहाँ पर 9 घंटे 56 मिनट दिया गया है। तो इस तरह से केवल 2 जो है सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए और आर को पढ़िए और उसके बाद उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए दिया गया है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। और कारण आर दिया गया, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिए गए, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकिल। विकल्प ए, बी और सी, केवल ए, सी, केवल सी और डी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। चलिए भाई बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और सिलिका यही जो है सही है, यानी ए और सी किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बाज, एस, बीच के पेड़ तथा फिजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। तो उसने जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन का जो है दौरा किया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंडा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया है महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, और कारण आर दिया गया है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। तो पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। तो वह स्थान जहां एक नदी किसी अन्य जल निकाय में बहती है नदी का मुहावना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नदी मुहावना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ए में दिया गया है ये वन सघन हैं और यहाँ सालों भर वर्षा होती है, और बी दिया गया रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, और सी में दिया गया ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो आपको बताना होगा उपयुक्त विकल्प में कि किस प्रकार के हैं वन। तो देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूछा गया था कि लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इस प्रकार के वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टीन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया गया है कि एक बाज़ार में पक्की दुकानें वे होती है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, और बी में दिया गया जिनके पास शहर पंचायत और नगम निगम का लाइसेंस होता है, और सी में दिया गया जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है, और डी में दिया गया जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। तो आपको नीचे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो सही का आपको बताना है, उपयुक्त विकल्प यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं ये बात बिल्कुल सही है,
और जिनके पास शहर, पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। यानी ए और बी दोनों सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। चलिए बताने की कोशिश करें, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्षद, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी मंत्रियों और मुख्यमंत्री को जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो ए दिया गया है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और आर दिया गया है, छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आप लोग इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो सभी लोग बताएं भाई, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी बेगार। बेगार को जो है प्रतिबंधित किया गया है और बाकी अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित ये सभी जो है प्रतिबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल ए, क्योंकि यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुसार किसी को भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजदूर यानी बंधुआ मजदूरी नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदायों की बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCD को पढ़िए और उसके बाद कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं आपको बताना होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। ये बिल्कुल भाई रूढ़िवादों को पोषित कर रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। यहाँ पर भी क्या है, लड़कियाँ सौम्य कोमल अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, इसमें भी देखिए रूढ़िवादिता है। और डी में दिए गए लड़के दबंग और उग्र होते हैं, इसमें भी है। तो ACD यानी रूढ़िवादों को पोषित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की सांसद बनाते हैं, आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ये जो है भारत की सांसद बनाते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन से भारत की सांसद बनाते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति
ए बी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। यानी संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा जिसे निचला सदन भी कहा जाता है, और दूसरा राज्यसभा या संसद का उच्च सदन है। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए में दिया गया है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, और बी दिया गया है ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर केवल ए सही है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका बाकी समाज से अलगाव, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए ए और आर को पढ़ते हैं और उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं। तो ए में क्या दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है, और कारण आर क्या दिया गया, वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतः निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर सही व्याख्या भी हो रही है, दोनों सही भी है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए जानकार और तार्किक बनाना बिल्कुल सही बात है, और पेशेवर बनाना ये भी सही है, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना ये भी सही है। तो यहाँ पर ए बी डी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन यह है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमिका निभाना, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह है, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद, यहाँ विद्यालयों कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, कार्यपालिका।
तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में छाप दें भाई इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु यानी मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। तो यहाँ पर शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो ABCD को पढ़िए और नीचे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है उसे विद्यार्थियों को गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए, और बी दिए गए उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों को ज्ञान से खुद सूचित रखती हो। ये तो बिल्कुल सही है। और सी क्या दिया गया, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे, ये भी सही है। विद्यार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है नतीजा के आधार पर कक्षा का वातावरण सुनिश्चित करने की बात कही गई। तो यहाँ पर डी गलत है। तो डी देखिए किसमें दिया गया है, तो डी इसमें है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, चूँकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। और बी दिए गए लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। और सी दिया गया यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षा को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। तो ABC को पढ़िए और बताइए कि किस पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है, यानी केवल सी यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं। यानी लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए आप कौन से उदाहरण दे सकते हैं कक्षा में। राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो बताइए भाई ABCD में कि कौन से उदाहरण आप दे सकते हैं लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सुल्ताना का स्वप्न कहानी इसका आप उदाहरण दे सकते हैं, और मताधिकार आंदोलन इसका दे सकते हैं। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार, इसका आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, यानी BCD यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि एक
सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? ए दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, और बी दिए गए ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, और सी दिए गए भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी गतिविधि उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती है, यानी भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में सम्मिलित करना चाहती है। तो कौन सी गतिविधि पाठ योजना में स्थान पा सकती है? तो ABC को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पर दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना और भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना, यानी यहाँ पर ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन यह है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए दिया गया है किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। और कारण आर दिया गया गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और ए सही व्याख्या भी कर रहा है आर की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए दिए गए माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है, और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। और कथन आर दिया गया सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? तो यहाँ पर अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। तो चलिए भाई मिलान करिए और फिर नीचे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। सभी लोग बताने की कोशिश करें, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका विश्लेषणात्मक रूब्रिक ये जाएगा प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए, यानी पहले में ही जाएगा। और जांच सूची आपका यह जाएगा दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। और समग्र परक रूब्रिक ये आपका जाएगा सी का दूसरे में, यानी एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले का पहले में, बी का तीसरे में और सी का दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, और प्रत्यक्ष कर क्या है उदाहरण दीजिए, और दक्षिण एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ACD
यहाँ पर BCD बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, यानी तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं केवल। तो जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? यही जो है तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, यानी केवल यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों, खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास और क्रियाकलापों, खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, ये भी सही है। और बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना, यानी कि A, C और D ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन यह है, विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ABCD को पढ़िए और बताइए कि विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों किस कारण से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, ये भी सही है। और विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों को सामना किया गया उनको समझने के लिए, ये भी सही है। और अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, यानी A और B और D ये सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C क्यों नहीं सही? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, ये गलत है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए, ये सही है। और भारत के गांवों को एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए, यानी B और C यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से B और C किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने SST के पूरे 60 प्रश्न। तो इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसी ही डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लें ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।